आज हम सभी एक विद्यार्थी के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा कि आज देश की जो हालात हो गए हैं कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में समाचार पत्रों में आ रहा है कि वे जेल से ही सरकार चलाएंगे और उनकी पार्टी का कहना है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी तरफ दूसरा दल आंदोलन कर रहा है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सर इसमें कौन सही है। शिक्षा जगत का यह दायित्व तो बन जाता है कि विद्यार्थी के प्रश्न को उनके लेवल तक जाकर उससे कोई ऐसा रास्ता खुले कि विद्यार्थी की जिज्ञासा और बढ़ जाए। अब मेरे सामने में जो विद्यार्थी हैं, अधिकतर के घरों में समाचार पत्र भी नहीं आते हैं, लेकिन उनके पाठ्यक्रम में सुखनासो उपदेश पढ़ना है। अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा आपकी पुस्तकों का और दूसरी तरफ उन बातों का भी इशारा करना पड़ेगा जो इस समय के राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह समझिए कि संविधान में सारे नियम लिखे हुए हैं, सारे कानून लिखे हुए हैं जिसके आधार पर इस देश को आगे बढ़ना है। और संविधान में नैतिकता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख विस्तार से कहीं नहीं किया। जो लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि संविधान में कभी यह सोचा नहीं गया था कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएगा और जेल में सरकार चलाने का कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई। अब एक तरफ संविधान के लिखित दस्तावेज में इस बात का जिक्र नहीं है, दूसरी तरफ है कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जीवन एक द्वंद है और वह द्वंद क्या है? जिंदगी कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है कि दोनों रास्ते सही लग रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए वो भी सही लग रहा है, क्योंकि इसके पहले जिन मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने जेल जाने के पहले इस्तीफा दे दिया, तो उनकी भी बातों में दम है। लेकिन दूसरी तरफ यदि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो स्वयं बहुत बड़े राजस्व अधिकारी के पद पर काम कर चुका हो, वो बोल रहा है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो यह एक अजीब सी परिस्थिति देश के सामने में उत्पन्न हो गई। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ऐसी स्थिति में हमें यह समझना है कि संविधान हमारा क्या कहता है, नैतिकता का हमारे अनुभव में क्या पैमाना है। संविधान में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, उसके बावजूद भी जिंदगी का निरुक्ति नहीं है।
हमारे सामने में ऐसे ऐसे परिदृश्य उभर आते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ता है। आप लोगों के ध्यान में, क्योंकि कन्या महाविद्यालय है, सबरीमाला के संबंध में एक केस हुआ था। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध था, लेकिन संविधान कहता है कि कहीं भी सभी को बराबरी का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि महिलाओं को भी प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय एक प्रश्न उठा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुसार यह निर्णय दिया, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का मत है, लोक मत उसके विरुद्ध में खड़ा है। अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश से कोई अनिष्ट हो जाए। अब यह लोक मत और सुप्रीम कोर्ट का मत आमने सामने खड़े हो गए। अब दोनों में कौन सही है? तो उस समय यह आया था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए जिसका पालन करा पाना सरकारों के लिए मुश्किल हो। तुम दूसरा उदाहरण दो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाया। सती प्रथा उस समय समाज में था और सती प्रथा के विरुद्ध कानून जब बना तो पूरा समाज सती प्रथा के विरुद्ध में था। आज सती प्रथा को हम सभी गलत मानते हैं और उस कानून के अनुसार सती प्रथा भी अब असंवैधानिक, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, खासकर राजस्थान के केस के बाद। अब सवाल होता है कि नैतिकता क्या है? जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, कोई दुर्घटना हुई और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया कि रेल मंत्री होने के नाते सारी जिम्मेवारी मेरी है, जबकि उनकी जिम्मेवारी नहीं थी। चलाने वाले की जिम्मेवारी हो सकती है, रेल ट्रैक देखभाल करने वाले की जिम्मेवारी हो सकती है, रेल मंत्री की कैसी जिम्मेवारी हो सकती है? लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुखिया हूं। यह है नैतिकता का तकाजा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि यदि मुझे सत्ता बचाने के लिए चिमटे से भी किसी भ्रष्ट उपायों को अपनाना होगा, किसी भ्रष्ट रास्तों को छूना होगा, तो चिमटे से भी छूना मैं पसंद नहीं करूंगा। और एक वोट के कारण उनकी सरकार गिर गई। मानदंड देखिए, मानदंड देखिए, उनका नैतिकता का अपना पैमाना था। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। उन्होंने अपना मोल चुकाया, सरकार गिर गई, लेकिन आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को इस लाइन के कारण वो अमर हो गए। भारतीय राजनीति के एक आदर्श को उन्होंने स्थापित किया कि भ्रष्ट कदमों को हम नहीं अपनाएंगे। दूसरी तरफ इसी संसद में घूसकांड हुआ। तो ये सारे उदाहरण हैं। आज मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं, कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों के समक्ष, अगली पीढ़ी के समक्ष, कि लिखे हुए कानून जो होते हैं एक समय विशेष में लिखे जाते हैं, लेकिन जिंदगी में नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए आपको विवेक जागृत करना होगा। इस विवेक का मतलब क्या हुआ? इस विवेक का मतलब क्या हुआ? सभी को समझ में आए, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको नैतिकता पर प्रकाश पड़ेगा। एक ऋषि सत्य की साधना में 10 वर्षों से था कि कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। वह अपने कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। कोई लड़की आई और उसकी कुटिया में घुस गई। उसने लड़की को देख लिया। कुछ देर के बाद 4-5 लोग आए हाथों में तलवार लिए हुए। उन्होंने पूछा कि आपने किसी लड़की को इधर आते हुए देखा है? अब ऋषि के सामने में एक द्वंद्व था
यदि वे बोले कि हां मैंने देखा है, तब उनको लग गया कि ये लोग उसका तलवार से हत्या कर देंगे या लड़की की इज्जत लूट लेंगे। और दूसरी तरफ यदि वे बोले कि मैंने नहीं देखा है, तो उनके सत्य की 10 वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। अब जीवन ऐसे मोड़ पर ले आया कि वो क्या बोले, हां या ना। आप बोलो, आप इस स्थिति में रहोगे तो क्या बोलोगे? इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं विवेक। विवेक की जरूरत पड़ी। ऋषि के मुख से तुरंत निकला कि मैंने किसी लड़की को इस तरफ आते हुए नहीं देखा। अब वो सारे जो गुंडे किस्म के लोग थे आगे बढ़ गए। कहानी कहती है कि ऋषि का सत्य की तपस्या भंग हो गई, लेकिन उसी समय कहानी का दूसरा पक्ष आता है कि ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। क्यों? उस व्यक्ति ने अपने सत्य की तपस्या तोड़ दी, एक लड़की की आबरू बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए। अब तुम बताओ, ऋषि सही था कि गलत? क्या जीवन में कैसे निर्णय करोगे? आज मुख्यमंत्री दिल्ली के बोल रहे हैं, उनका दोनों का पक्ष सुने। हमें जानकारी चाहिए, हमें परीक्षा में लिखनी होती है। यह प्रश्न संविधान और नैतिकता का यूपीएससी में आया हुआ है। आगे भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मुझ पर जो आरोप लग रहा है इसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि शराब घोटाले का मुख्य किंगपिन माने जाने वाले शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया चंदा भाजपा को दिया और उनके बयान पर वो सरकारी गवाह बन गए, उसको पकड़ा जा रहा है, पैसा नहीं मिला है। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि इसके किंगपिन आप हैं, उस समय आपके समय में नीति बनी है। अब कोर्ट के सामने में यह द्वंद्व है कि कोर्ट किसी को भी किस आधार पर, इसी में केस में मनीष सिसोदिया जी बंद है, संजय सिंह जी बंद है। अब देश के सामने में एक प्रश्न खड़ा हुआ है। हमारे लिए सारे नेता माननीय हैं, वे देश को दिशा दिखाने वाले हैं, वो नीतियां बनाते हैं। अब देश की जनता सोच रही है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी खड़े हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग भारत सरकार के पक्ष में भी, या कहिए भाजपा के भी पक्ष में खड़े हैं। तो संविधान और नैतिकता में हमें यह देखना है कि लिखा हुआ संविधान में क्या है। हम जब तक अपने संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक उन नियमों से नहीं परिचित हो पाएंगे। संविधान में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दोषी सिद्ध जब तक नहीं हो जाए तब तक वो निरपराधी। आज के पेपर का एडिटोरियल देखिए तो यह केस आ रहा है, वहां के राज्यपाल रवि जी हैं, उन्होंने तमिलनाडु के एक मंत्री को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको कोर्ट से 3 साल की सजा हुई, लेकिन ऊपर के कोर्ट ने उस 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया। उन्होंने व्याख्या की, राज्यपाल का कहना है कि 3 साल की सजा निलंबित हुई, स्टे मिला, दोष मुक्त नहीं हुए, इसीलिए इनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने जिसको मंत्री पद के लिए अनुशंसा की है उस पर अभी कोई दोष नहीं है, आप इनको शपथ दिलाइए। संविधान के अनुसार उनको शपथ दिलाना चाहिए, वो दिलाने से इनकार कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा राज्यपाल को कि आपको संविधान की शपथ दिलानी पड़ेगी। देखो नया हुआ फैसला। अब हमारे सामने में, हम लोगों के सामने में मुख्य प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ जो राज्य की शक्तियां हैं उसको कई भागों में बांट दिया गया है। शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को हमने अपनाया है। मॉन्टेस्क्यू ने
क्योंकि एक हाथ में शक्ति रहेगी, कोई व्यक्ति वही कानून बनाने वाला, वही लागू करने वाला, वही न्यायाधीश, तब न्याय नहीं हो पाएगा। इसीलिए विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह देखे कि कानून जो बनाया गया है संविधान के अनुसार सही है या नहीं। तो नैतिकता की बात जो आ रही है, इस नैतिकता को हमें समझना होगा। नैतिकता जो होती है मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज होती है, और यह अंतरात्मा की आवाज अलग अलग हो सकती है। आप यह जानो, यह आवाज अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था, उस समय पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, चोरी चौरा कांड हुआ, कुछ सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया, और गांधी जी ने कहा कि अब इस आंदोलन को मैं वापस लेता हूं। जबकि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सभी ने कहा कि महात्मा ये क्या कर रहे हैं, सभी लोग सड़कों पर हैं, सभी लोगों ने नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया है, आप इस समय में आंदोलन को वापस लेंगे, उनके साथ धोखा हुआ। गांधी ने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अहिंसक तरीके से मैं आंदोलन चलाना चाहता था, मेरा आंदोलन हिंसक हो गया। इसलिए गांधी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और आंदोलन वापस ले लिया। गांधी नैतिकता के मापदंड पर पूरे अपने नेताओं के विरुद्ध खड़े थे। हमें सोचना होगा, आज यह दिन है शिक्षा संस्थान का, यह कर्तव्य है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह तो मैं बताऊं, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी संविधान में है, इससे भी परिचय कराऊं। मौलिक कर्तव्य में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक सोच का विकास। वैज्ञानिक सोच का विकास, वैज्ञानिक सोच बनी क्या है? आज की मुख्य समस्या क्या है? आज की मुख्य समस्या यह है कि यदि तुम्हारी शिक्षा सही ढंग से हुई, तुमको अच्छे शिक्षक मिले, तुम पूरा पढ़ो, सारे पक्षों को जानो, तब तुम क्रिटिकल रूप से यह सोच सकते हो कि किस निर्णय पर पहुंचे। लेकिन शिक्षा का हाल बेहाल है, और परीक्षा का भी अद्भुत मायाजाल है। अब इस स्थिति में तुमको स्वाध्याय करना होगा। तुम स्वयं गहराई से नहीं पढ़ो, किसी भी बिंदु के, किसी भी प्रश्न के सारे आयामों को नहीं देखो, तो तुम निर्णय कैसे लोगे, कौन सही है कौन गलत है? तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो, एक समय में स्वतंत्रता के संग्राम के समय में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने मूल्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, गांधी ने 3 गोलियां खा ली, भरी जवानी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के पुतले को, मूल्यों ने इतनी ऊंचाइयां की। और दूसरी तरफ आज पूरे भारत की राजनीति मूल्य विहीनता की ओर बढ़ रही है। वह मूल्य विहीनता क्या है? कुर्सी सब कुछ हो गई, कुर्सी सब कुछ हो गई। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। देखिए दुष्यंत कुमार ने क्या कहा, मसलहत आमेज माने रहस्य भरा, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। इंसान सियासत नहीं समझ सकता है। कल नुमाइश में मिलाओ चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आज चिथड़े पहन चुका है, बेरोजगारी मुख्य समस्या है, महंगाई चरम पर है, नौजवान परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत किधर की ओर जाए, यह रास्ता शिक्षा संस्थान दिखाएंगे। तो आप लोग संविधान को भी पढ़ें और नैतिकता के तकाजों को भी पढ़ें, क्योंकि नैतिकता कोई मृत चीज नहीं है जिसकी ओर इंगित किया जा सके, और नैतिकता कोई एस्थेटिक चीज भी नहीं है कि वह ज्यों की त्यों खड़ी रहे। जो गांधी अहिंसक
आंदोलन चलाते थे, उसी गांधी ने उनकी जब बकरी दर्द से तड़प रही थी तो डॉक्टर को कहे कि इसको इंजेक्शन देकर के मार डालो। क्या है नैतिकता? मारना नैतिकता? लेकिन उन्होंने कहा कि इंजेक्शन देकर के मार डालो। आज भारत के सामने में मुख्य समस्या यह है कि भारत के सामने में निश्चित रूप से सुख सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन भारत अपने मूल्यों से भटक गया। पुरानी रोशनी और नई रोशनी में फर्क इतना है, उसे किश्ती नहीं मिलती, इसे मंजिल नहीं मिलती। उसे किश्ती नहीं मिलती, इसे मंजिल नहीं मिलती। मंजिल मिलती है मूल्यों से, मंजिल मिलती है नैतिकता से। एक समय में अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और भारत माता को पीढ़ियों से मुक्त कराया। आज हमारे सामने में, राजनीतिक वर्ग के सामने में यह चुनौती है कि हमारे युवाओं को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं। सही रास्ते पर ले जाने के लिए मन वचन कर्म की एकता होनी जरूरी है। आज राजनीति, जैसा कि सचदेवा सर ने कहा, सबसे बड़े किसी के भी विश्वास की कसौटी पर नहीं उतरती। राजनेता शब्द, नेताजी शब्द जो सुभाष चंद्र बोस के लिए आदर का सूचक था, आज नेताजी शब्द आदरास्पद नहीं रहा। सोचना होगा, हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि अभी आपके साथ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? वोटर के रूप में, मतदाता, सिर्फ मतदाता। मत तो हम किसी भी पार्टी को देंगे। हमारे लिए सारी पार्टियां अपनी पार्टियां हैं, सारे नेता अपने नेता हैं। कभी उस पार्टी को भी मत कोई लोग देता है, कभी उस पार्टी को भी देता है। तभी तो एक समय में कांग्रेस सत्ता में थी, आज भाजपा सत्ता में क्यों आई? क्योंकि उन लोगों का मत हासिल करने में, विश्वास हासिल करने में सफल हुई। और क्यों सफल हुई? क्योंकि पार्टी विद ए डिफरेंस। अरविंद केजरीवाल के लिए भी यही कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम मूल्यों की राजनीति करने आए हैं, भ्रष्टाचार मिटाने आया है, और भ्रष्टाचार के दाग उन पर लग रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में उनकी नैतिकता क्या कहती है? मैं फिर से बोलूं कि संविधान को यदि आप पढ़ेंगे नहीं, नियमों को नहीं जानेंगे, तो संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है, नैतिकता उसके ऊपर की चीज है। जिस प्रकार से कई फूलों को आप उपवन में खिलते हुए देखते हैं, लेकिन इत्र बनाना होता है तो फूलों को निचोड़ना पड़ता है। नैतिकता यह है कि सभी पक्षों को जानने के बाद आप यह निर्णय लें कि इस समय में मेरा कर्तव्य क्या है। आप मतदाता होने के पहले नागरिक हैं। नागरिक की पूरी आस्था संविधान के प्रति होती है, राष्ट्र के प्रति होती है। मतदाता एक पार्टी से जुड़ सकता है, लेकिन मतदाता के लेवल से उठ करके नागरिक के रूप में हम सभी को अपना धर्म निभाना होगा। तब भारत के सामने में जो मुख्य प्रश्न खड़े हुए हैं, उनका जवाब दिया जा सकता है। हम सभी ने इतनी गंभीर चर्चा की, इसके लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।